हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर। तो एंगुलर डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ कि ये जो सीरीज़ मैं बना रहा हूँ एंगुलर का, इसमें क्या क्या हम लोग कवर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है कि हम लोग एंगुलर को नहीं पढ़ेंगे। जैसे आप कोई भी चैनल पे जाते हो और पढ़ते हो एंगुलर, ओके दिस इज़ कंपोनेंट, दिस इज़ सर्विस, ये वाला चीज़ हम लोग नहीं पढ़ेंगे। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट हो, ओके वो डिस्कस करेंगे कौन सा प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और वो प्रोजेक्ट के अंदर एंगुलर का A to Z जो कुछ भी एंगुलर का फीचर्स है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे जो टूल्स जो रियल टाइम में यूज होता है तो उसको हम यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर आपको कोई एप्लीकेशन पे एरर आया, कहीं पे लॉगिंग करना है, कहीं पे कैशिंग इंप्लीमेंट करना है, बहुत सारा जो टूल होता है एंगुलर को छोड़ के बाकी सारे जो टूल हम लोग एक्चुअली डे टू डे लाइफ पे सॉफ्टवेयर पे डेवलप करते हैं और यूज़ करते हैं, उसको हम ये प्रोजेक्ट पे यूज़ करेंगे। ये सीरीज़ ऐसा नहीं कि ओके आप आ गए और बस पढ़ लिए हो गया, ऐसा नहीं। मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन सा चीज़ कहाँ पे यूज़ करना है और कहाँ पे कौन सा चीज़ यूज़ नहीं करना है। मैं आपको बताऊंगा कि गूगल एनालिटिक्स कैसे इंटीग्रेट करना है, आपका एप्लीकेशन पे अगर कहीं पे कोई एरर आ रहा है उसको कैसे ट्रैक करना है, कैसे आप एप्लीकेशन को कैशिंग मैकेनिज्म इंप्लीमेंट करना है, और सिक्योरिटी में कैसे आप एप्लीकेशन का सिक्योरिटी यूज़ करना है ताकि वो आसानी से हैक ना हो सके। बहुत सारे चीज़ हम इसमें यूज़ करेंगे। लेकिन उसको शुरू करने से पहले आपको जानना ज़रूरी है कि हम एंगुलर क्यों पढ़ रहे हैं। ओके मतलब एंगुलर पढ़ने का क्या फ़ायदा है कि अगर जब एंगुलर नहीं था तो क्या हो रहा था, तो अभी एंगुलर पढ़ के हमारा फ़ायदा क्या है। क्योंकि आपको पता है मार्केट में बहुत सारे ऐसे हैं जैसे कि एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, व्यू हो गया। तो अभी ये क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ क्यों आया, राइट। अगर वो चीज़ नहीं था तो क्या प्रॉब्लम हो रहा था कि ये सारी चीज़ आ गया, और वो कौन सा प्रॉब्लम को हमारा सॉल्व कर रहा है। कई ये सारी चीज़ तो हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो आप एक डेवलपर के हिसाब से, अगर आप एक डेवलपर हो या डेवलपर बनना चाहते हो, तो आप पहले समझिए कि ये एप्लीकेशन चलता कैसे है। जैसे कि आप एंगुलर बनाओ या फिर रिएक्ट बनाओ, कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, आप फाइनली कहाँ पे रन करते हो, आप रन करते हो ब्राउज़र पे। तो ये आपका जानना ज़रूरी है कि ये ब्राउज़र में जब कोई एप्लीकेशन हम खोलते हैं या कोई एप्लीकेशन में रन करते हैं तो ब्राउज़र वो एप्लीकेशन को कैसे समझता है। देन ओनली हम लोग समझेंगे कि एंगुलर को ब्राउज़र में कैसे ट्रीट किया जाता है और एंगुलर का क्या यूज है ब्राउज़र पे। कहीं चलते हैं थोड़ा ब्राउज़र के ऊपर। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्रोम का ब्राउज़र खोला हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे फ्लिपकार्ट साइट को ओपन कर रहा हूँ। आपको पता है फ्लिपकार्ट एक ई कॉमर्स साइट है, राइट, जिसको यूज़ करके हम शॉपिंग करते हैं और ये एप्लीकेशन आप डे टू डे लाइफ पे यूज़ करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, ये सारे साइट ई कॉमर्स का साइट है। तो इसको भूल जाइए। अभी आप ये साइट पे देख सकते हैं कि आपके पास एक ब्लू कलर का बार है, यहाँ पे फ्लिपकार्ट का लोगो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास वो टेक्स्ट बॉक्स वगैरह है जिसको प्रोडक्ट सर्च करते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और बहुत सारे लिंक यहाँ पे हैं। और नीचे जाओगे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है और एक के ऊपर एक ये लिंक है, जैसे क्लिक करूँगा एक नया पेज मेरा ओपन होगा। दैट इज़ डिफरेंट। तो आप समझिए ये सारे पेज, ये जो आप देख रहे हैं आपका स्क्रीन, ये जो मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बनता कैसे है। ओके ये सारी चीज़ बनता कैसे है। और मुझे पता है, आप सबको पता है कि अगर कोई वेबसाइट डिजाइनिंग करना है या कोई वेबसाइट को बनाना है तो आप उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा HTML और CSS, राइट। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एप्लीकेशन आप ब्राउज़र पे चलाते हो या ब्राउज़र पे रन करते हो तो उसके लिए आपको बेसिक ज़रूरत है 3 लैंग्वेज का। तो फर्स्ट वाला लैंग्वेज क्या है, फर्स्ट है HTML, सेकंड है CSS, थर्ड वन है जावास्क्रिप्ट। तो चलिए ये तीनों लैंग्वेज है, इसका इंपॉर्टेंट हम समझते हैं कौन सा लैंग्वेज किस चीज़ के लिए यूज होता है। ओके ना, तो फर्स्ट वन इज HTML। गाइज आपको पता है कि HTML का यूज ऐसे होता है कि अगर आपको कोई वेब पेज पे कोई इमेज ऐड करना है, कहीं पे टेक्स्ट ऐड करना है, कहीं पे लिंक ऐड करना है, या कहीं पे टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना है, या फिर आपको कोई भी एलिमेंट मतलब गाइज मतलब ये इमेज हो गया, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया, बटन हो गया, इसको हम टेक्निकल एलिमेंट बोलते हैं। अगर कोई भी एलिमेंट आपको ऐड करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, HTML टैग यूज़ करते हैं। आपको पता है HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आपको कोई भी वेबसाइट बनाने के लिए आपको HTML जानना जरूरी है, और एंगुलर को शुरू करने से पहले आपको बेसिक HTML का कोड जानना जरूरी है कि HTML सिंटैक्स कैसे लिखते हैं और HTML का सिंटैक्स कैसे वो दिखता है। ओके दैट विल डिस्कस लेटर।
लेट्स गो टू सेकेंड पार्ट, इट इज CSS। तो CSS का मतलब क्या है कि अगर आपको वेबसाइट पे अगर कोई कलरिंग करना है या फिर कहीं पे आपको कोई स्टाइलिंग करना है, तब आप यूज़ कर सकते हैं CSS। और CSS का फुल फॉर्म क्या है? कास्केडिंग स्टाइल शीट। तो कास्केडिंग स्टाइल शीट का मतलब ये है कि अगर आप देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये बिकम ए सेलर, ये जो है ना, ये जो टेक्स्ट है, अगर इसको आप चाहते हैं कि ये अभी वाइट कलर है, आप चाहते हो नहीं ये कलर को मैं चेंज करके सपोज रेड कलर करना है या दूसरा कुछ कलर करना है, तो वो टाइम पे आपको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे स्टाइल। वो जो कलर चेंज होता है तो उसके लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा CSS, राइट। तो CSS इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्टाइलिंग द साइट, whereas HTML इज यूज्ड फॉर डिजाइन द साइट। गाइज, दो चीज़ को अच्छे समझिए। HTML का यूज होता है डिजाइन के लिए, मतलब कि अगर आप कहीं पे, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से, अगर कहीं पे आपको कोई इमेजेस, लिंक, बटन, टेक्स्ट बॉक्स कुछ वगैरह ऐड करना है तो दैट इज ओनली पॉसिबल द हेल्प ऑफ HTML। अगर वो जो एलिमेंट आप ऐड कर रहे हो और वो एलिमेंट के ऊपर आप कुछ कलर चेंजेस करना है, साइज़ बढ़ाना है, साइज़ कम करना है, और कुछ भी बहुत सारे चेंजेस करना है स्टाइल के ऊपर, तो आप यूज़ करोगे CSS। तो आप समझ गए HTML एंड CSS ये दोनों का काम यह है कि आपका वेबसाइट डिजाइनिंग करने के लिए। ओके, तो HTML हो गया डिजाइनिंग, CSS हो गया आपका स्टाइलिंग। तो अगर आपको बेसिक कोई वेबसाइट बनाना है, तो आपको कोई वेब पेज बनाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? HTML CSS आपको सीखना जरूरी है। ओके, दिस इज बेसिक रिक्वायरमेंट टू स्टार्ट एनी वेब एप्लीकेशन। तो आप मुझे पूछेंगे कि वेब एप्लीकेशन है क्या, राइट? मैं अगर वेब पेज बोल रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन बोलता हूँ, वो है क्या? गाइस देखिए, अगर आप कोई एप्लीकेशन को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं यूजिंग योर ब्राउज़र पता है आपको, आप डे टू डे लाइफ पे ब्राउज़र यूज़ करते हैं, आइदर क्रोम यूज़ करते हो या फिर आप फायरफॉक्स यूज़ करते हो या फिर आप एज यूज़ करते हो, आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर अगर आप कोई एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे फ्लिपकार्ट को एक्सेस किया, और ये फ्लिपकार्ट जो एक्सेस में ब्राउज़र में दिखा, मैं इसको बोल सकता हूँ वेब पेज और वेब एप्लीकेशन। गॉट इट? अगर इसका मतलब ये हो गया, अगर कोई भी एप्लीकेशन को मैं ब्राउज़र के थ्रू इंटरनेट से एक्सेस करूँ तो मैं उसको वेब पेज और वेब एप्लीकेशन बोल सकता हूँ। ओके, दिस इज अ बेसिक एग्जाम्पल, बेसिक डेफिनेशन ऑफ आवर वेब एप्लीकेशन और वेब पेज। तो क्या पढ़े थे हम? HTML एंड CSS बेसिक फॉर डिजाइन, एंड लास्ट वन इज जावास्क्रिप्ट। नो गाइस, समझिए जावास्क्रिप्ट का काम क्या है। ओके, देखिए मैं यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ओके, जैसे ही क्लिक करता हूँ क्या हो रहा है कि यहाँ पे मेरा एक पॉपअप खुल रहा है, उसको हम मॉडल पॉपअप बोलते हैं। ओके, ना देखिए इसका मतलब ये हो गया, जैसे कि मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूँगा तभी जाके ये पॉपअप मुझे दिखेगा, राइट? जब तक मैं क्लिक नहीं करूँगा तब तक वो दिखेगा नहीं। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मेरा कुछ लॉजिक काम किया। मतलब लॉजिक का मतलब क्या हुआ? जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तब जाके वो जो डायलॉग है वो दिखने लगेगा एप्लीकेशन पे। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे मैं कोई एक्शन किया और वो एक्शन के ऊपर मेरा कुछ काम हुआ। तो मैं इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पे जो काम हो रहा है ये सब डायनामिक हो रहा है। मतलब जब तक मैं बटन के ऊपर क्लिक ना करूँ तब तक वो दिखेगा नहीं, जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तब जाके ये दिखेगा। मतलब कि कुछ तो कुछ इंटरेक्शन हो रहा है, मतलब कि मेरा एक्शन कर रहा हूँ तब जाके ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये दिख रहा है मुझे। सेम टू सेम अगर मैं यहाँ पे ये पॉपअप खुल गया और चाहता हूँ कि लॉगिन करने के लिए, जैसे मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, ये मुझे बोलता है कि प्लीज़ एंटर योर वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया गाइस कि मैंने यहाँ पे कुछ डायनामिक लॉजिक है, कुछ लॉजिक है जो चेक करता है जब मैं बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तब वो क्या करेगा कि चेक करेगा कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, ये जो कंट्रोल है, इसका वैल्यू ब्लैंक है या नहीं, एम्प्टी है या नहीं। अगर एम्प्टी है तो ये वाला मैसेज दिखाएगा। तो गाइस आप एक बात समझिए, मैं बोला कि HTML एंड CSS इज़ ओनली फॉर डिजाइनिंग। गाइज अगर आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या फिर आपको ये टेक्स्ट बॉक्स बनाना है या फिर आपको बटन बनाना है, इसके लिए आप HTML CSS यूज़ करोगे। ओके, अगर आप उस पर कुछ डायनामिक ऑपरेशन करना चाहते हो, अगर उस पर कुछ मतलब कुछ लॉजिक ऐड करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट एक ब्राउज़र का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, समझ गए? HTML and CSS is used for design the site,
whereas the JavaScript is used to logic or dynamic do the operation to the site। समझ गए? तो जावास्क्रिप्ट का काम है, अगर आप चाहते हो कि प्रोग्रामेटिकली आप कोई एप्लीकेशन को मॉडिफाई कर सकते हो या प्रोग्रामेटिकली कोई लॉजिक अप्लाई कर सकते हो, तब आप यूज़ करोगे जावास्क्रिप्ट, राइट। तो हमारा ये हो गया कि HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट इज बेसिक रिक्वायरमेंट टू डेवलप एनी वेब पेज और वेब एप्लीकेशन। ओके, क्लियर? नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब बोलेंगे अच्छा ये तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तो हो गया बनाने के लिए, तो हम एंगुलर क्यों पढ़ेंगे? तो इसमें तो हम बना सकते हैं एप्लीकेशन ना, एंगुलर, रिएक्ट, व्यू, हम इसको क्यों पढ़ेंगे? नो गाइस, समझते हैं थोड़ा सा नया चीज़। देखिए, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट खोला हूँ, ओके। सेम टू सेम दूसरे टैब पे क्या करता हूँ ना, अमेजन खोलता हूँ, ओके। अमेजन को मैं खोलता हूँ, आप देख सकते हैं ये अमेजन का साइट है, आप भी अमेजन यूज़ करते हो डे टू डे लाइफ पे। तो यहाँ पे देखिए कि ये मेरा अमेजन का साइट है और ये फ्लिपकार्ट का साइट है। दोनों साइट का काम है ई कॉमर्स और ऑनलाइन सामान बेचते हैं, राइट। नाउ थोड़ा डिफरेंस समझिए, क्या क्या डिफरेंस इसमें है। मैं एप्लीकेशन को वाइज डिफरेंस में समझता हूँ, आज एक डेवलपर के हिसाब से समझाता हूँ कि क्या क्या उसमें प्रॉब्लम है। देखिए, सपोज मैं क्या करता हूँ, ये जो हेडर है, यहाँ पे हेडर देख सकते हो, ये वाला हेडर, ये वाला मेनू वाला जो ये है, ये जो सब हेडर है, और यहाँ पे थोड़ा स्लाइडर है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, मोबाइल वाला सब हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं मेरा एंटायर पेज फिर से रिफ्रेश होके आ जाता है, राइट। सेम टू सेम सपोज मैं अभी क्या करता हूँ, टीवी के ऊपर क्लिक करके सपोज सैमसंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देखोगे मेरा एंटायर पेज फिर से रिफ्रेश होकर दिख रहा है फटाक से, राइट। मतलब पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो रहा है, फिर से दिख रहा है। ओके, हम देखते हैं फ्लिपकार्ट पे। तो फ्लिपकार्ट पे आप देख सकते हो सेम टू सेम डिजाइन है, यहाँ पे एक हेडर है, यहाँ पे भी हेडर है, यहाँ पे मेनू है, यहाँ पे भी मेनू है। भले ही डिजाइन थोड़ा अलग है, लेकिन बेसिक काम तो वही है। अभी मैं क्या करता हूँ, सपोज मैं अभी ये भी मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ, ओके। ना देखिए, आपको लगेगा कि ये हेडर जो है ना वो गया नहीं, बस वैसे ही रुका, और ये वाला जो कंटेंट है वो चेंज हुआ। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि टीवी के ऊपर क्लिक करके मैं सैमसंग के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ओनली ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया जो चेंज हो रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही मैं किसी के ऊपर क्लिक करूँगा, जैसे कि सपोज मैं सोनी के ऊपर क्लिक करता हूँ, मेरा एंटायर पेज फिर से दिखता है। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप अभी मैं जाके टीवी के ऊपर क्लिक करता हूँ, फिर सपोज जाके मैं अभी LG के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ओनली ये वाला पार्ट चेंज हुआ। लेकिन अगर मैं सेम टू सेम जाके अमेजोन पे दूसरा LG के ऊपर क्लिक करूँगा, आप देखोगे पूरा एप्लीकेशन फिर से रीलोड हुआ। तो यहाँ पे डिफरेंस समझिए कि क्या हो रहा है। मतलब ओबियसली डेटा तो दिख रहा है, दैट इज़ ओके, बट टेक्निकली समझिए कि डिफरेंस क्या है इसमें। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि अगर जैसे मैं ये अमेजोन के कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो क्या होता है, मेरे पास एंटायर जो पेज है ना फिर से दिखता है। मतलब कि हेडर, ये वाला, ये जो मेनू, सब मेनू, ये सारे के सारे पेज फिर से रीलोड होता है। अगर आप वो सेम टू सेम कंपेयर करोगे फ्लिपकार्ट के साथ, अगर मैं कहीं पे जाके कहीं पे क्लिक करता हूँ, राइट, टीवी पे जाके कहीं कोई भी ब्रांड के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप देखोगे मेरा बस ये वाला जो एरिया है ना ये चेंज होता है, लेकिन मेरा ये जो हेडर एंड सब हेडर है ना ये ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, राइट। तो गाइस यहीं से आ जाता है डिफ्रेंशिएशन। क्या डिफरेंट है? मतलब कि अगर मैं अमेजन को कंपेयर करूं, जैसे कोई भी लिंक के ऊपर जाता हूं, मेरे पास पूरा का पूरा पेज लोड होता है। व्हेयरएज ये फ्लिपकार्ट पे क्या होता है कि मेरे पास ओनली वो वाला कंटेंट लोड होता है जो कंटेंट मेरा ज़रूरत है, तभी मेरे पास ये सारे के सारे कंटेंट फिर से लोड नहीं होता है। तो आप पूछोगे इसमें क्या बेनिफिट्स क्या है? अगर विदाउट बेनिफिट्स व्हाई गोइंग टू यूज ऑल दिस थिंग, राइट। ये समझिए, अगर आपको ये देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे मेनूज है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये बहुत सारे सब मेनू है, टीवी के अंदर बहुत सारे सब मेनू है, सेम टू सेम होम, फर्नीचर, बुक्स, इसमें बहुत सारे आप देख सकते हो आइटम्स है। अगर ये जो आइटम्स है ये कहाँ पे स्टोर हुआ है? ये स्टोर हुआ है डेटाबेस पे। मैं वहाँ पे जाऊँगा बाद में, लेकिन आप समझिए ये सारा का सारा डाटा स्टोर हुआ है डेटाबेस पे। नाउ अगर आप इसको एक्सेस करना है तो अब क्या करना पड़ेगा, आपको API लिखना पड़ेगा, और वो API जाके डेटाबेस से कनेक्ट होगा, फिर वो डाटा आके आपको यहाँ पे दिखाएगा, राइट।
तो आपको पता है कि ये मेरे जितने सारे पेजेस हैं वो पेजेस में मेरा ये जो हेडर और ये जो सब हेडर है और ये मेनूज़ है वो मेरे हर पेज के लिए कांस्टेंट है, राइट। मुझे हर कोई भी पेज में जाऊँ ये मेरे लिए हमेशा कांस्टेंट है। तो मैं क्यों जाके फिर से ये डाटा को लोड करूँ, राइट। मैं फिर से ये डाटा को क्यों लोड करूँ कि मुझे पता है कि ये बस चेंज होने वाला है और मैं जाके ये सारी चीज़ों को क्यों चेंज करूँ, राइट। तो इसके लिए गाइस क्या करते हैं, हम एक बार डाटा लोड कर देंगे, मतलब एक बार आ जाएगा ये सारे के सारे डेटा। उसके बाद जैसे हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे यहाँ पे तो ये क्या होगा, ओनली ये वाला जो कंटेंट जहाँ पे डाटा चेंज होता है ना ये वाला चेंज होगा। इससे हमारा क्या बेनिफिट हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि जैसे कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मुझे बस इतना डाटा ही आ रहा है, मुझे पूरा का पूरा साइट नहीं आ रहा है। आप अगर देखोगे इसमें क्या हो रहा है, जैसे मैं कोई भी जाके कहीं पे क्लिक करता हूँ, राइट, उसमें क्या होता है मेरे पास ओनली ये जो कंटेंट वो लोड होता है, मेरे पास पूरा का पूरा साइट नहीं लोड होता है। अगर आप जाओगे अमेजोन पे और यहाँ पे आप सपोज जाके अगर एप्पल के ऊपर क्लिक किया, आप देखोगे पूरा का पूरा पेज फिर से लोड हो रहा है। इसका मतलब क्या डिफरेंस हुआ कि अगर फिर से सर्वर को जाएगा, फिर से वो हेडर को लोड करेगा, फिर से वो मेनू को लोड करेगा, ये बहुत सारे जो मेनू है इसको भी लोड करेगा। मतलब कि ये जो लोड करता है ना इसके लिए तो कुछ कुछ तो मेमोरी यूज़ करेगा सर्वर का, कुछ तो उसका बैंडविड्थ यूज़ करेगा आपका सिस्टम का, बहुत सारी चीज़ें होता है। वो हम आगे डिस्कस करेंगे क्या बेनिफिट्स है। इसमें कोई भी लिंक में नेविगेट करता हूँ पूरा का पूरा एप्लीकेशन फिर से लोड होता है। तो वैसे टाइप का एप्लीकेशन को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन। मतलब ये जो एप्लीकेशन है ऐसे ही एप्लीकेशन इनिशियल बिहेव कर रहा था। मतलब अगर आप आज से 10 साल पहले जाओगे तो बेसिकली ये एप्लीकेशन ना ऐसे ही बिहेव कर रहा था। मतलब जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके पास पूरा का पूरा पेज फिर से रिलोड होगा। लेकिन अगर आप ये फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल लेंगे, इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपको जो ज़रूरत है वो ही लोड हो रहा है, बाकी और किसी को वो टच नहीं कर रहा है। इन द सेंस अगर मुझे मोटरोला का फ़िल्टर हटाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ओनली ये वाला ही लोड करना पड़ेगा। मैं जाके पूरा पूरा एप्लीकेशन क्यों लोड करूँ, मुझे ज़रूरत नहीं, राइट। मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मुझे ये वाला लोड होगा। अगर मुझे देखना है सैमसंग वाला टीवी तो यहाँ पे मुझे बस सैमसंग वाला टीवी दिखाएगा, मैं पूरा का पूरा पेज क्यों लोड करूँ। गाइस ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हो ना, ये जो फ्लिपकार्ट वाला स्ट्रक्चर दिख रहे हो ना, इसको बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो ये जो बेसिकली ये जो अमेजन वाला साइट हो गया, ये होता है ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन कि ईच एंड एवरी क्लिक पे मेरा क्या हो रहा है कि पूरा का पूरा साइट फिर से लोड हो रहा है, मतलब पेज वाइज पेज लोड हो रहा है। अगर आप देखोगे ये जो फ्लिपकार्ट वाला साइट, इसमें क्या हो रहा है कि आपको बस वो ही डाटा लोड हो रहा है जो आपको ज़रूरत है। तो पता है जो ज़रूरत है अगर वो लोड हुआ तो हमेशा फास्टर होगा। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये स्लो है ये फास्टर है, मतलब आज कंपेयर अगर इसमें देखिए कि ये जो टॉप हेडर है और ये जो मेनू है मेरा बार बार वो लोड नहीं हो रहा है। लेकिन व्हेयरएज अगर आप जाओगे अमेजोन पे ये सारी चीज़ ना हर एक क्लिक पे ये फिर से रीलोड होता रहता है। इसके लिए ये जो कैलकुलेशन होकर यहाँ पे आ रहा है ना, ये जो दिख रहा है, इसके लिए वो सर्वर पे जाके फिर से वो प्रोसेस करता है, दिखा रहा है। व्हेयरएज अगर आप जाओगे फ्लिपकार्ट पे आपको यहाँ पे जो ज़रूरत है वही लोड होता है। तो गाइस आप यहाँ पे समझ गए होंगे, ओके तो इससे बेनिफिट क्या है। देखिए बेनिफिट, फर्स्ट बेनिफिट है कि आपका जो एप्लीकेशन है जो ज़रूरत है वही लोड होता है। मतलब कि अगर एक बार आपने कोई चीज़ को लोड कर दिए तो लोड कर दिए, उसको बार बार लोड करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज़ को बार बार लोड करोगे तो फर्स्ट तो आपका जो मशीन है, आपका जो लोकल बैंडविड्थ है, आपका जो नेटवर्क है उसका बैंडविड्थ वो कंजम्पशन करेगा। उसके बाद सेकेंडली क्या करेगा, वो आपका सर्वर का मेमोरी कंजम्पशन करेगा और प्रोसेसिंग को यूज़ करेगा। थर्ड डेटाबेस के ऊपर जाके उसका भी मेमोरी कंजम्पशन करेगा। अगर मेरे लिए एक डेटा को मुझे एक बार लोड करना है, अगर वो डेटा को मुझे बार बार नहीं लोड करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक बार डाटा लोड कर दूं और वो जो डाटा मुझे चाहिए वो डाटा ही कॉल करूं। नहीं, अगर इससे क्या बेनिफिट मिलता है कि अगर आप सिंगल पेज एप्लीकेशन यूज़ करोगे इससे क्या होगा, जो डाटा आपको ज़रूरत है वही लोड होगा। अगर मुझे यहाँ पे कुछ को रिमूव करना है, फिल्टर को रिमूव करना है, तो मैं जाके पूरा पेज लोड नहीं करूँगा, जो ज़रूरत है वही लोड करूँगा। इससे क्या होगा, मुझे बस सर्वर पे ये डाटा ही आएगा, ये वाला डाटा नहीं आएगा। ये आप समझ गए बेसिक डिफरेंस बिटवीन ए सिंगल पेज एप्लीकेशन और ए नॉर्मल ट्रेडिशनल एप्लीकेशन।
नाउ गाइज आप समझिए, मैं जब बोलता हूँ सर्वर पे जाएगा, वहाँ पे मेमोरी कंजप्शन करेगा, फिर डेटाबेस को जाएगा, वहाँ पे कुछ करेगा, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। तो गाइज, तो चलिए समझते हैं हमारा एक्चुअली एक वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है बिहाइंड पे। अगर आप डेवलपर हो, आपको हमेशा जानना जरूरी है कि ये सारी चीज़ काम कैसे करता है, देन जाके आप क्या करोगे, आप एप्लीकेशन बनाओगे। अगर आप ये सारी चीज़ समझ गए ना, तो फिर जाके आपको कोई रुकावट नहीं आएगा फ्यूचर में। तो चलिए समझते हैं एक वेब एप्लीकेशन एक बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। आप तो यहाँ पे अच्छे से देख पाते हैं साइट, राइट, ये आपका साइट है, अगर आप अच्छे से देख पाते हैं, लेकिन ये आपको जानना जरूरी है कि एक एप्लीकेशन बैकग्राउंड में कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि एक एप्लीकेशन का आर्किटेक्चर कैसे दिखता है, एक वेब एप्लीकेशन कैसे काम करता है, और बहुत सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गाइज, एक वेब एप्लीकेशन के लिए बेसिकली 3 लेयर का ज़रूरत है। 3 लेयर का मतलब है 3 कंपोनेंट का ज़रूरत है, मतलब कि तीनों चीज़ को मिला के हम एक वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। तो चलिए मैं एक एक जो लेयर है उसके बारे में डिस्कस करता हूँ। तो फर्स्ट वाला जो लेयर है हम इसको, ये लेयर को बोलते हैं यूआई लेयर। ओके, ये लेयर को बोलते हैं यूआई लेयर। तो समझिए यूआई लेयर क्या होता है गाइज। यूआई का फुल फॉर्म है यूजर इंटरफेस। तो फर्स्ट समझिए यूजर इंटरफेस क्या है, और यूजर इंटरफेस का दूसरा नाम है स्क्रीन। सोचिए यूआई का फुल फॉर्म यूजर इंटरफेस क्या है। देखिए, आप सपोज एक्सेस कर रहे हो फ्लिपकार्ट, आप ब्राउज़र पे यूज़ कर रहे हो और आप आपका मोबाइल पे यूज़ कर रहे हो। तो यूज़र का मतलब आप हो यूज़र और हम हैं यूज़र। जो एप्लीकेशन यूज़ करता है उसको हम यूज़र बोलते हैं, और बेसिकली उसको बोलते हैं क्लाइंट। ओके, नाउ आप ये यूज़र हो और आप क्या कर रहे हो, आपका जो फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन है आप आपका ब्राउज़र पे एक्सेस कर रहे हो, डेस्कटॉप का ब्राउज़र पे एक्सेस कर रहे हो, और आपका मोबाइल पे भी एक्सेस कर रहे हो। नाउ यहाँ पे है कि यूआई का मतलब हो गया कि कोई भी एप्लीकेशन को, अगर कोई यूजर कोई एप्लीकेशन को इंटरेक्ट करता है या फिर यूज़ करता है, उसको हम यूजर इंटरफेस बोलते हैं। जैसे कि आपका मोबाइल एक यूजर इंटरफेस हो गया, आपका ब्राउज़र एक यूजर इंटरफेस हो गया, कि आपका सपोज टैबलेट यूज़ करे वो एक यूजर इंटरफेस हो गया। मतलब यूजर इंटरफेस कुछ भी हो सकता है। जैसे कि लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये फास्ट हो सकता है आपका वेब ब्राउज़र। सेकंड होता है आपका सपोज मोबाइल, गाइस। थर्ड होता है आपका टैब, आपका जो मोबाइल का आपका टैबलेट है। फोर्थ हो सकता है आपका सपोज टीवी। नाउ आपको पता है आजकल बहुत सारा एप्लीकेशन टीवी पे भी एक्सेस होता है, जैसे कि आपका अमेजन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन टीवी में एक्सेस होता है। मतलब यूआई कुछ भी हो सकता है, राइट। यूआई आपका ब्राउज़र, टीवी, मोबाइल, टैब एक्सेट्रा, जहाँ पे आप देख सकते हो, जहाँ पे आप इंटरेक्ट कर सकते हो, तो वो वाला को हम बोलते हैं यूजर इंटरफेस और यूआई। अब हमेशा समझिए, तो हम यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा एप्लीकेशन, हम लोग स्पेशली फोकस कर रहे हैं किसके ऊपर, हम फोकस कर रहे हैं ये जो वेब ब्राउज़र के ऊपर, क्योंकि मोबाइल और टीवी और ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं बना रहे हैं। हमारा प्राइमरी फोकस है वेब ब्राउज़र। ओके, तो हमारा जो एप्लीकेशन बनाएंगे ये जो एंगुलर का यूज़ करके, ये हमारा प्राइमरी रहेगा, वेब ब्राउज़र हमारा टारगेट रहेगा यूआई। मतलब कि जो भी एप्लीकेशन बनाएंगे वो ब्राउज़र पे ही चलेगा। मोबाइल, टैब, टीवी के लिए हम लोग अभी के लिए फोकस नहीं कर रहे हैं। ओके ना, तो आप समझ गए कि यूआई का मतलब होता है यूजर इंटरफेस, जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है और जहाँ पे यूजर एप्लीकेशन को यूज़ करता है। तो ये हो गया हमारा फास्ट लेयर। ओके, ये हो गया हमारा फास्ट लेयर। नाउ अंडरस्टैंड, लेट मी नोट इट डाउन। ये हो गया हमारा फास्ट वाला लेयर। ओके नाउ गाइस, तो समझिए कि यूआई में इशू क्या है। गाइस, यूआई ओनली फॉर व्यू द डेटा। अगर आपको कुछ दिखाना है आप वहीं पे यूआई यूज़ करोगे, अगर कोई रिक्वेस्ट सेंड करना है तो आप यूआई यूज़ करोगे। मतलब कि यूआई पे आप कुछ डेटा सेव नहीं कर सकते। क्यों सेव नहीं कर सकते, मैं आगे बताता हूँ। देखिए, सपोज आप आपका मोबाइल पे, आप सपोज फेसबुक यूज़ कर रहे हो और आप आपका मोबाइल पे एक फ़ोटो अपलोड किए फेसबुक में। अगर वो फ़ोटो आपके मोबाइल पे अपलोड हुआ, अगर आपका मोबाइल पे रहेगा, तो दूसरे वाले कौन देखेगा, क्योंकि आप फ़ोटो खींच रहे हैं, आपका मोबाइल के अंदर रह रहा है, राइट। जब तक आप उसको शेयर नहीं करोगे तब तक कोई उसको देख नहीं पाएगा, आपका दोस्त या फिर कोई भी हो उसको देख नहीं पाएगा। गाइस, आप जब कोई फ़ोटो शेयर करते हो या फिर कोई कंटेंट पोस्ट करते हो या फिर कोई कहीं पे जाके डाटा पोस्ट करते हो, इसका मतलब ये है कि आप डेटा आप एक ऐसे जगह पे भेजते हो जो डेटा को हर कोई एक्सेस कर सकता है, राइट। मतलब कि
आप डेटा को लेके, मतलब डेटा मतलब यहाँ पे फोटो हो गया, आपका वीडियो हो गया, आपका रील्स हो गया, कुछ भी हो गया, डेटा मतलब कुछ भी आप समझिए। आप जब उसको लोड करते हो या अपलोड करते हो, पोस्ट करते हो, मतलब ये जाके ऐसे कोई जगह पे स्टोर होता है जहाँ पे ये वो डेटा को हर कोई देख सकता है, राइट। मतलब कहीं पे तो ऐसे स्टोर होगा जाके सब कोई उसे देख सकता है। गाइस, अगर डेटा जाके कहीं पे स्टोर होता है, राइट, तो उसको हम बोलते हैं डेटाबेस। अगर आपका फ़ोटो हो गया, आपका वीडियो हो गया, आपका रील्स हो गया, आपका कोई स्टेटस हो गया, कुछ भी हो गया, वो जाके रहता है हमारा डेटाबेस में। डेटाबेस का मतलब क्या है? जहाँ पे डेटा स्टोर होता है हम उसको बोलते हैं डेटाबेस, राइट। मतलब कि अगर आप कुछ भी डालिए, मतलब आप जब फेसबुक में, इंस्टाग्राम में पोस्ट करते हो या फिर कुछ ट्विटर पे ट्वीट करते हो या ये यूट्यूब में वीडियो अपलोड करते हो, एवरीथिंग गोइंग टू स्टोर इन ए कॉमन प्लेस, वो प्लेस को हम बोलते हैं डेटाबेस, राइट। डेटाबेस के बारे में मतलब समझिए, ये क्या डेटा स्टोरेज का मैकेनिज्म, डेटा स्टोर होता है। जैसे कि आपका ड्राइव, जैसे आपका एक सी ड्राइव, ई ड्राइव है, उसके अंदर फोल्डर बनाते हो, उसके अंदर आप फाइल रखते हो, मूवी रखते हो, फोटो रखते हो, राइट। सेम टू सेम अगर आपको डेटा को वेब में स्टोर करना, इंटरनेट के थ्रू स्टोर करना है, तो आप यूज़ करेंगे डेटाबेस। तो गाइस क्या होता है, डेटाबेस इज नॉट ओनली फॉर यू, मतलब ऐसा नहीं कि फेसबुक बस आपके लिए बना है, फेसबुक सबके लिए बना है, इंस्टाग्राम सबके लिए बना है, सब हर कोई जाके फेसबुक को यूज़ कर सकते हैं और इंस्टाग्राम को यूज़ कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप एक एप्लीकेशन बनाओगे जो एप्लीकेशन बस आप ही यूज़ करोगे, इस ऐसा मत होता है। मतलब एप्लीकेशन ऐसा बनता है, हर किसी के यूज़ करने के लिए एप्लीकेशन बनता है। मतलब ये हो गया कि ये जो डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है, राइट, जो डाटा स्टोर होता है ये सबके लिए होता है। मतलब ये आपके लिए होगा और मेरे लिए भी होगा, आपके दोस्त के लिए भी होगा, सबके लिए डाटा स्टोर होगा, राइट। मतलब ये होगा, अगर मैं डायरेक्ट यूआई में जाके डेटाबेस को कनेक्ट कर दूंगा, उससे क्या हो जाएगा, हर कोई जाके खुद हर किसी का डाटा चेंज कर देगा, राइट। हर कोई, अगर मेरा डाटा आप देख पाओगे, आपका डाटा मैं देख पाऊंगा, ये सिक्योरिटी कंसर्न है, राइट। तो इसके लिए गाइस क्या होता है, तो बेसिकली आपका यूआई से डेटाबेस को कनेक्टिविटी नहीं देते हैं, मतलब उसको आप डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों कनेक्ट नहीं कर पाओगे, मैं बताया, क्योंकि डेटा सबके लिए यहाँ पे स्टोर होता है। अगर आपके लिए स्टोर होगा तो बात अलग है, सबके लिए स्टोर होता है। अगर सबके लिए स्टोर होगा तो कोई भी आके आप डाटा को चेंज कर सकता है, राइट। अगर ये वाला डेटाबेस अगर ओपन हो गया, कोई भी आके चेंज कर देगा आपको डाटा को। सब आपने फोटो अपलोड किया है, मैं जाकर डिलीट कर दूंगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मैं अपलोड किया हूँ तो मैं ही डिलीट करूँगा, अगर मैंने कुछ शेयर किया हूँ तो मैं ही शेयर करूँगा, और कोई शेयर नहीं कर पाएगा, राइट। अगर मुझे कुछ अपडेट करना है मैं ही करूँगा और कोई कर नहीं पाएगा। दैट इज मीन्स आप सिक्योरिटी दे रहे हो कि आपका डाटा है वो आपको ऊपर डिपेंड करता है और कोई चेंज नहीं कर पाएगा, राइट। तो इसके लिए गाइस क्या करना पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट यूआई से, मतलब आपका जो इंटरफेस से आपका डेटाबेस जो है ना, डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न। तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, बीच में एक इंटरमीडिएट लेयर बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं जो क्या करेगा ना, वो कम्युनिकेट करेगा यूआई से डेटाबेस के साथ। वो वाला जो लेयर है हम उसको बोलते हैं सर्वर और एपीआई, ओके। हम इसको बोलते हैं सर्वर और एपीआई, समझ गए। मतलब मैंने ये बोला कि अगर आपको यूआई से जाना है डेटाबेस, मतलब आपको डेटा एक्सेस करना है, डेटा स्टोर करना है, कुछ भी करना है, तो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी कंसर्न है, क्योंकि डेटाबेस इज कॉमन फॉर ऑल ऑफ यूजर, राइट। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम रिक्वेस्ट कहाँ करेंगे कि हम डेटा भेजेंगे। पहले डेटा जाएगा यूआई से सर्वर पे पास, फिर क्या होगा ना, सर्वर भेजेगा वो डेटा डेटाबेस के पास, उसके बाद डेटाबेस वो डेटा को बैक करेगा सर्वर के पास, फिर सर्वर क्या करेगा, वो डेटा को भेजेगा यूआई के पास। गाइस, अगर दुनिया में कोई भी एप्लीकेशन देखो, ये होता है उसका बेसिक आर्किटेक्चर। तो फास्ट वाला हो गया हमारा यूआई, तो सेकेंड जो लेयर है ये हो गया हमारा एपीआई, और जो थर्ड वाला है ये हो गया हमारा डेटाबेस पार्ट। तो आप कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, ओके, कोई भी एप्लीकेशन बनाओगे, आज ए डेवलपर, फ्रंट एंड हो, बैक एंड हो, कोई एप्लीकेशन बनाते हो, तो ये जो तीनों लेयर देख रहे हो ना, ये बेसिक रिक्वायरमेंट है। इसके बिना आप कोई एप्लीकेशन बना नहीं सकते। मतलब मैं बना नहीं सकता, मतलब ये बोल रहा हूँ कि बेसिक रिक्वायरमेंट ये है। देखिए क्यों बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यूआई कुछ भी हो सकता है, राइट। आपका मोबाइल हो सकता है, आपका ब्राउजर हो सकता है, आपका टीवी, टैब, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। एपीआई एक ऐसा है जो कि
ये ऐसा काम करेगा, आपका ब्राउज़र पे काम करेगा, आपका मोबाइल पे काम करेगा, आपका टैब पे काम करेगा, टीवी पे काम करेगा। मतलब ये हो गया आपका सेंट्रलाइज्ड। और अगर आप डेटा आपको एक्सेस करना है डेटाबेस से, तो एपीआई एक मीडियम है, डेटा एक्सेस कर सकता है, राइट। तो आप पूछोगे इसका तो ओनली डेटा एक्सेस के लिए ये यूज होता है ना, और कुछ करता है एपीआई और सर्वर। गाइस एपीआई का फुल फॉर्म है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये एक इंटरफेस है और ये भी एक प्रोग्रामेटिकल स्क्रीन है जिसमें हम लोग डेटा को एक्सेस करते हैं। तो गाइस एपीआई का काम बस ओनली डेटाबेस को एक्सेस करना नहीं है, उसमें बहुत सारे चीज़ होता है। जैसे आप कोई भी एक्सेस करते हो तो कैसे पता चलेगा कि आप वो यूज़र हो, तो आपको वो ऑथेंटिकेट करेगा, आपको वो ऑथराइज करेगा, फिर जाकर वो एक्सेस देगा। अगर कोई एरर होता है एप्लीकेशन पे उसको लॉक करेगा। मतलब एपीआई में बहुत सारे काम होता है। ओके, एपीआई में आप क्या करते हो ना, एपीआई में आप ऑथेंटिकेशन करते हो, ऑथराइजेशन करते हो, लॉगिंग करते हो, डाटाबेस एक्सेस करते हो, आपका बिजनेस लॉजिक लगते हो, बहुत सारे काम हम कर सकते हैं एपीआई में। सेम टू सेम डेटाबेस पे हम क्या करते हैं ना, डेटाबेस पे हम डेटा को स्टोर करते हैं, राइट। तो ये हमारा बेसिक लेयर हो गया, यूआई लेयर, एपीआई लेयर और डेटाबेस लेयर। एक्चुअली ये जो लेयर हुआ ना, ये जो लेयर हो इसको हम बोलते हैं यूआई लेयर और फ्रंट एंड। ओके, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड और इसको बोलते हैं हम बेसिकली बैक एंड। इसको बोलते हैं हम बैक एंड और इसको बोलते हैं हम डेटाबेस। ओके, बैक एंड और एपीआई। ओके, बेसिकली पीपल ये जो दो लेयर को भी बैक एंड बोलते हैं, डेटाबेस और एपीआई को मिलाकर भी बैक एंड बोलते हैं, लेकिन हम लोग इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। मतलब यूआई का हम बोलते हैं फ्रंट एंड, जो दिखता है यूजर को फ्रंट पे, उसको बोलते हैं फ्रंट एंड। बैक एंड का मतलब जो पीछे कनेक्ट होता है, आगे इसको किसी को पता नहीं ये क्या है करके। मतलब देखिए, आप जो एप्लीकेशन बनाते हो ना, यूजर के लिए स्क्रीन ही मैटर करता है। आप पीछे एपीआई बनाओ, आप पीछे कुछ भी बनाओ, उसका कोई मैटर नहीं बनता है यूजर के लिए, राइट। आपको पता है फेसबुक के पीछे क्या चल रहा है करके, आपको पता नहीं है ना, आप बस फेसबुक का मोबाइल ऐप या ब्राउज़र यूज़ करते हो, राइट। मतलब जो डेटा होता है बैकएंड पे एक्सेस होता है, इसके लिए इसका नाम देते हैं बैकएंड। जो होता है पीछे होता है, यूज़र को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, राइट। डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस में डेटा स्टोर होता है। तो गाइज अगर आप यूआई पता है या फ्रंट एंड पता है, आपको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर या फिर यूआई डेवलपर। ओके, अगर आपको फ्रंट एंड पता है तो बेसिकली वो डेवलपर को बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर या फिर यूआई डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर और यूआई डेवलपर। ओके, फ्रंट एंड और यूआई डेवलपर, ठीक है। सेम टू सेम अगर आपको बैकएंड पता है तो आपको बोलते हैं बैकएंड डेवलपर और एपीआई डेवलपर। ओके, अगर आपको डेटाबेस पता है तो आपको बोलते हैं, अगर कोई डेवलपर को अगर डेटाबेस पता है उसको बोलते हैं डेटाबेस डेवलपर। सिंपल, डेटाबेस डेवलपर। ओके, अगर एक सपोज आप एक डेवलपर हो, आपको फ्रंट एंड आता है और आपको बैक एंड भी आता है और डेटाबेस आता है, तो वो जो डेवलपर बनते हैं ना, उसको बोलते हैं हम फुल स्टैक डेवलपर। ओके, इसको बोलते हैं हम फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक का मतलब गाइज ये है कि आपको यूआई आएगा, मतलब कि आपको फ्रंट एंड भी आएगा, यूआई आएगा, आपको एपीआई भी आएगा और आपको डेटाबेस भी आएगा। अगर कोई एक डेवलपर को ये तीनों चीज़ पता है तो उसको बोलते हैं फुल स्टैक डेवलपर। मतलब सारे स्टैक का पता है। ये जो बॉक्स बना है ना, इसको हम बोलते हैं स्टैक, मतलब एक एक लेयर। तो आपको पूरा का पूरा सारे स्टैक आता है। फिर जाके क्या होता है कि आपको पता है मार्केट में बहुत सारे फुल स्टैक डेवलपर का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप एक डेवलपर हो जो सारे के सारे चीज़ बनाओगे, राइट। तो गाइस फुल स्टैक डेवलपर भी बहुत सारे डिफरेंट स्ट्रक्चर है। क्या स्ट्रक्चर है समझिए, आप अगर यूआई बनाना है तो आपके पास HTML CSS जावास्क्रिप्ट भी है। आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए आपके पास एंड्रॉयड और iOS है। टैब एप्लीकेशन बनाने के लिए आप वैसे भी आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड iOS। टीवी के लिए आप यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड या फिर वेब OS या फिर अमेजन का जो फायरस्टिक का OS है उसको भी यूज़ कर सकते हो। मतलब हर कोई जो डिफरेंट स्क्रीन है ना, जो इंटरफेस है ना, उसके लिए आप वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, राइट। सेम टू सेम अगर आपको सर्वर का एप्लीकेशन बनाना है या फिर सर्वर का एप्लीकेशन बनाना है, आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ करते हो जावा स्प्रिंग बूट यूज़ कर सकते हो, राइट। जावा स्प्रिंग बूट, सेम .NET कोर यूज़ कर सकते हो, राइट। और आप Node.js भी यूज़ कर सकते हो, आप Ruby on Rails यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन यूज़ कर सकते हो,
या फिर आप PHP भी यूज़ कर सकते हो। मतलब बहुत सारे यूज़ है, PHP यूज़ कर सकते हो, गोलैंग भी यूज़ कर सकते हो। गाइज बहुत सारे लैंग्वेज है बैकएंड API डेवलप करने के लिए, राइट। सेम टू सेम अगर आपको डेटाबेस का एप्लीकेशन बनाना है, आपको पता है डेटाबेस दो तरीके से डिवाइड होता है। एक होता है RDMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS, और एक होता है NoSQL, राइट। RDMS आपको पता है, आप पढ़े होंगे स्कूल या कॉलेज पे। RDMS का मतलब ये होता है कि जो डेटा टेबल एंड रो एंड कॉलम फॉर्मेट पे रहता है उसको RDMS बोलते हैं। जैसे एग्जांपल ओरेकल हो गया, और आपका दूसरा हो गया कि सपोज MS SQL, माइक्रोसॉफ्ट SQL हो गया, आपके पास पोस्टग्रेस हो गया, ओके, पोस्टग्रेस SQL हो गया, आपके पास MySQL हो गया। ये सारे जो डेटाबेस है इसको हम यूज़ करते हैं RDMS, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, और इसमें डाटा जो रहता है वो रिलेशनशिप में रहता है। और आजकल आपको पता है NoSQL, बहुत सारे जगह पे NoSQL यूज़ है, जैसे कि MongoDB हो गया। MongoDB आपका हो गया आपका NoSQL डेटाबेस। NoSQL का मतलब यह है कि डाटा कहीं पे भी डाटा रिलेशनशिप फॉर्मेट में नहीं रहता है, डाटा रहता है की एंड वैल्यू फॉर्मेट में। MongoDB हो गया, कैसेंड्रा हो गया, बहुत सारे डेटाबेस है, कॉस्मोस DB हो गया, बहुत सारे डेटाबेस है जो कि NoSQL होते हैं। तो आपको आइदर ये कोई भी डेटाबेस जानना, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बन रहे हो, आइदर आपको जानना जरूरी है MongoDB या फिर कोई भी एक डेटाबेस जानना जरूरी है। अगर आप बनना, सपोज अगर आपको अगर API डेवलपर बनना है तो आप कहीं भी चूज़ कर सकते, कुछ भी बैकएंड, जैसे कि जावा हो गया या फिर .NET कोर हो गया, Node.js हो गया, Ruby on Rails, कुछ भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रंट एंड डेवलपर बनना चाहते हो, अगर आइदर आप वेब डेवलपमेंट करोगे या फिर मोबाइल डेवलपमेंट करोगे या फिर टीवी का एप्लीकेशन डेवलपमेंट करोगे, तो ये सारी चीज़ को हम बना के हम एप्लीकेशन बनाते हैं ओवरऑल फॉर ए एप्लीकेशन। लेकिन गाइस हम लोग अभी डिस्कस करेंगे किसके बारे में, हम डिस्कस करेंगे वेब एप्लीकेशन के बारे में। तो जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, राइट। तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं। लेकिन अगर हमको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है, सिंगल पेज एप्लीकेशन और शॉर्ट फॉर्म SPA, अगर हमको सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना है तो हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ही यूज़ करेंगे। लेकिन एप्लीकेशन को पूरा स्टार्ट से बनाएं तो ये हमारे बहुत टाइम लगेगा, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं ना, हम लोग बहुत सारे डिफरेंट टूल यूज़ करते हैं, जो टूल को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं ना, हम वो एप्लीकेशन को वेरी फास्ट एंड क्विकली बना सकते हैं। तो वो वाला टूल क्या है आपको पता है, वो वाला टूल है एंगुलर, ओके, और रिएक्ट, और आपको पता है व्यू। ये जो प्रोग्रामिंग, ये जो डिफरेंट फ्रेमवर्क है और लाइब्रेरी है, इसको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं ना, हमारा एप्लीकेशन को बना सकते हैं फ्रंट एंड पे सिंगल पेज एप्लीकेशन, राइट। तो ये जो सीरीज़ है हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे एंगुलर, और दूसरा मैं एक सीरीज़ बनाऊंगा रिएक्ट पे और व्यू पे, जिसको यूज़ करके हम सेम टू सेम एप्लीकेशन को रिएक्ट और व्यू में बनाएंगे। तो एंगुलर का मतलब ये है कि एंगुलर को हम यूज़ करके हम सिंगल पेज एप्लीकेशन और SPA हम बनाएंगे, और उसमें हम देखेंगे कैसे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन हमारे वेब डेवलपमेंट पे चेंजेस लेके आता है, और हम कैसे बहुत सारी चीज़ को हम यूज़ करेंगे SPA में। तो गाइज़ आज के लिए इतना, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एंगुलर को सेटअप करेंगे और एंगुलर कैसे रन करना है, और हम डिस्कस करेंगे एक सिंगल पेज एप्लीकेशन कैसे होता है, और उसके बाद एप्लीकेशन का हम डिस्कस करेंगे फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर, कैसे एंगुलर की ऑल दिस थिंग्स हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर टाइम, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो, बाय।